आपको पता है हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा है उसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या आप जानते हैं भारत, हिंदुस्तान और इंडिया से पहले हमारे देश का नाम आर्यवर्त था। राजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर बेटे के पराक्रम से आर्यवर्त की सीमाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे ने अपना विजय पताका जो है वो पूरे इलाके में गाड़ दिया था। तब एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने इतिहास बदल दिया, भूगोल बदल दिया। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम था भरत, जिसका सारी दुनिया में परचम लहरा रहा था। और जब मैं सारी दुनिया कह रही हूं तो इस हिस्से की बात कर रही हूं जहां पर परचम लहरा रहा था, और वो आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। आर्यवर्त की सीमाएं अफगानिस्तान, गांधार तक थी। आपने अगर महाभारत देखी हो तो उसमें सबसे बड़ा विलन शकुनी गांधार का ही था। उसे गांधार नरेश कहा जाता था। राजा भरत के पराक्रम के कारण जब आर्यवर्त की सीमाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी, तब राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि राजा भरत बहुत ही विद्वान और महान राजा थे। उनका उस वक्त दुनिया में कोई सानी नहीं था और इसीलिए उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और यह जानना आपको जरूरी था। और अब आगे बढ़ते हैं, G20 की बात करते हैं। भारत में G20 का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दुनिया की महाशक्तियां भारत में जुटेंगी। हम सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर इससे होगा क्या। तो आज जानेंगे कि इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा, ताकि कोई पूछे तो आप बता सके। सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है? कभी आपके घर में शहर का कोई बड़ा आदमी, कोई SP, विधायक, सांसद, नेता आ जाए, कोई बड़ा सोशल वर्कर आ जाए तो आपको कैसा लगता है? खुशी होती है ना, अच्छा लगता है। उसी तरह हमारे भारत में दुनिया के बड़े देशों के सरदार आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं, तो कैसा लगेगा? सुपर पावर अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक आ रहे हैं, PM मोदी को बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज आ रहे हैं। कुल मिलाकर 26 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। तो दुनिया में भारत की ताकत दिखना तो लाजमी है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि सिर्फ ताकत दिखाने से क्या भारत में इनके आने से कोई फायदा होगा? क्या फायदा मिलने वाला है कोई? G20 में भाग लेने वाले देश दुनिया की GDP के 85% हिस्सेदारी रखने वाले देश हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो 85% प्रोडक्शन इन्हीं देशों में होता है। पहले क्या होता था कि G20 सम्मेलन सिर्फ टेक्नोक्रेट्स और पॉलिसी विशेषज्ञों के लिए हुआ करता था। बड़े बड़े नेता आते थे, फोटो सेशन होता था और सम्मेलन खत्म हो जाता था। लेकिन PM मोदी ने इसे एक त्योहार बना दिया। सारी दुनिया भारत की G20 की तैयारियों को देखकर हैरान है। PM मोदी ने PTI को एक इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि G20 मेरे दिल के बहुत करीब है। मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें PM ने कहा कि G20 से भारत के सामर्थ्य में इजाफा हो रहा है। दरअसल G20 को लेकर PM शुरू से ही मिशन मोड में रहे हैं, क्योंकि मोदी मतलब बिजनेस। G20 से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, कैसे G20 के आयोजन से PM मोदी भारत की तस्वीर बदल रहे हैं, आपको ये बताते हैं। G20 सम्मेलन को लेकर भारत में खूब सारी मीटिंग्स हुई हैं। अलग अलग शहरों में ये मीटिंग हुई है। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जो टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ गया था, G20 समिट से उसे बड़ा बूस्ट मिला है। उन शहरों को फायदा मिला है सबसे ज्यादा जहां G20 की बैठक हुई है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ NCR में होटल्स के कमरों की बुकिंग फुल है। देशों में होटल इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है। G20 समिट में शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल गया है। दुनिया की 60% जनसंख्या G20 में रहती है। G20 जो देश है उनमें
G20 दुनिया के पेटेंट का 95% का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने वाली है। आप समझ गए होंगे कि G20 से भारत को क्या क्या फायदा है, क्यों पीएम मोदी के दिल के इतना करीब है ये G20। पहले पीएम मोदी को सुनते हैं, उसके बाद और क्या क्या फायदे हैं आप समझेंगे। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है। भारत की विविधता का परिचय कराया है। भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 की एक रणनीतिक भूमिका है। भारत G20 का अध्यक्ष ऐसे समय में बना है जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। केंद्र ने पहली बार स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है, जिससे वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज बनेगा भारत। भारत के स्टार्टअप में निवेश के लिए दुनिया आतुर रहेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई जो सेक्टर है उसे मजबूती देने से कई बड़े ऐलान जो हैं वो हो सकते हैं। मेडिकल डिवाइस, हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर समझौते इस G20 बैठकों में हो सकते हैं। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौते हो सकते हैं। अब समझ आया कि 20 से यानी G20 से हमें कितना फायदा होने वाला है। अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, G20 से भारत को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है, वो सुनिए। दुनिया के सारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया आते हैं और वो भारत की राइज को देखते हैं और वो भारत को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, भारत एक उभरती हुई पावरफुल इकोनॉमी है। तो उनके पीछे फिर उन देशों के बिजनेसमैन भी आते हैं। ये बड़े बड़े देश भारत के साथ अच्छी पार्टनरशिप में आ रहे हैं। तो ऐसे देश जो भारत की तरफ एक बुरी नज़र से देखते हैं, वो भी दोबारा सोचते हैं कि भारत के साथ उन्हें संभल के चलना है। देखिए, जो भी इश्यूज G20 में रेज हो रही हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये भारत को भी तो इफेक्ट करती हैं, हम और आपकी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। तो जब इन मुद्दों पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरे दुनिया को तो फायदा होगा, पर भारत को भी होगा और हम और आपको भी होगा अपनी नॉर्मल लाइफ, ह्यूमन सेंट्रिक लाइफ में। एक बात तो पीएम मोदी की हर भारतीय मानता है कि पीएम मोदी से बड़ा कोई बिजनेस गुरु नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने भारत की कैसे दुनिया में छवि बदली है, ये आप भी जानते हैं। जिस देश की पहचान गरीबी हुआ करती थी एक टाइम पर, उसकी पहचान दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के तौर पर सारी दुनिया के सामने हो रही है। G20 में भी पीएम इस काम को बखूबी कर रहे हैं। G20 में सिर्फ G20 के देश ही नहीं, सारी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आएंगे। भारत ने जिन 9 गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है, वो भी आप जान लीजिए कौन कौन है। एक तो बांग्लादेश है, मिस्र है, UAE है, नेदरलैंड्स है, मॉरिशस है, नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन इसमें शामिल है। ये भारत की G20 की मेज़बानी देखने आएंगे और देखकर भारत में निवेश करने की भी सोचेंगे। सिर्फ ये नहीं, दुनिया के बड़े संगठन, उनके CEOs भी यहाँ आएंगे। जो दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन आएंगे, उनके भी नाम बता देती हूँ। UN, IMF, WTO, ILO, FSB
और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सोचिए, जब इतने बड़े दिग्गजों का भारत में जमावड़ा लगेगा तो भारत को कितना फायदा होगा। कूटनीति के मजे खिलाड़ी मोदी ने अफ्रीकी संघ के 55 देशों को भी बुलाया, क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि बड़े देशों के साथ छोटे मुल्क भी आए। अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता का प्रस्ताव देकर भारत ने खुद को विकासशील और अविकसित देशों के नेता के रूप में पेश किया है। G20 में अफ्रीकी संघ के 55 देशों के प्रवेश के लिए भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक ऐतिहासिक लम्हा है। अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी कह भी चुके हैं कि हम वैश्विक मामलों में उन लोगों को शामिल करने के लिए काम करेंगे जिन्हें ये महसूस होता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हकीकत में ये एक तीर से दो निशाने हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना, दूसरा जो वाकई दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ बनकर दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना। इसी वजह से चीन परेशान है। पहले भारत के G20 लोगों में उसे परेशानी दिख रही थी, अब राष्ट्रपति जिनपिंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। चीन भारत की बढ़ती ताकत से जेलस फील कर रहा है, क्योंकि चीन को भारत के विकसित होने से डर लग रहा है। और यही वजह है कि चीन ने G20 में दिए भारत के लोगों पर सवाल उठाया। कूटनीति में माहिर मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि चीन चारों खाने चित हो गया। चीन ने कहा था कि G20 पर लिखा लोगो संस्कृत में है, वसुधैव कुटुंबकम। यूएन संस्कृत को मान्यता नहीं देता, इसीलिए भारत को वसुधैव कुटुंबकम को हटाने की जरूरत है। लेकिन पीएम ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि देश के सांस्कृतिक लोकाचार से निकला एक व्यापक दर्शन है। आप ही बताइए, इससे बड़ा तमाचा क्या कोई हो सकता है? चीन लगातार G20 बैठकों में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा था। पहले G20 के लोगों पर सवाल उठाए, फिर जो उसका वाक्य था उसे मिटाने की बात की, अरुणाचल में मीटिंग पर सवाल किए, फिर नक्शा विवाद आया, कश्मीर में जो बैठक हुई उसे लेकर सवाल उठाए। भारत ने चीन की हर चाल को नेस्तनाबूद कर दिया। शी जिनपिंग भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। चीन महाशक्ति के रूप में भारत के उदय से घबराया हुआ है। चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी खोने का डर दिख रहा है, क्योंकि G20 में भारत जितना शक्तिशाली दिखेगा, चीन उतना कमजोर। चंद्रयान तृतीय की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग और फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित भी कर दिया है। भारत ने चीन से दुनिया के ग्रोथ इंजन का तमगा मानिए मत मानिए छीन लिया है। भारत की जीडीपी इस वक्त 7.8% की दर से बढ़ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे संकट वाले दौर से इस वक्त गुजर रही है और इसीलिए चीन परेशान है। G20 में जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे हिंदुस्तान की ये उभरती ताकत है, चमक और दमक है।